Okay, so now let us talk about the group of seven or the G7. So ये इट्स एन इनफॉर्मल फोरम और ये जो है पहले G6 के नाम से जाना जाता था। फिर कनाडा जो है इट ज्वाइंट तो ये बिकेम G7 एंड देन रशिया जो है 1998 में ये ज्वाइन किया तो इट बिकेम G8। ओके, सो उसके बाद जो है व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, नॉट द करंट इन्वेजन बट एक्चुअली उसने क्या किया था, क्राइमिया जो है इट्स अ क्राइमिया पेनिनसुला, एक एरिया है, उसको 2014 में उसने ले लिया था। वो यूक्रेन को बिलोंग करता था और ये रशियंस ने उसको ले लिया था। सो उसके बाद जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया तो वापस से ये G7 बन गया था। ओके, सो इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। और यूरोपियन यूनियन जो है उसके पास एक यूनिक स्टेटस है एज अ नॉन एन्यूमरेटेड पार्टिसिपेंट। तो इसमें यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, शी जनरली गोज एंड पार्टिसिपेट्स, लेकिन नॉन एन्यूमरेटेड है इसमें। इस मतलब G7 का पार्ट है, दे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स, लेकिन ऑफिशियली जो है G7 के अंदर उनको काउंट नहीं किया जाता है। ओके, सो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ठीक है, अभी रशिया को हटा दिया तो G8 से G7 बन गया। इनफॉर्मल फोरम है ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज। ओके, देर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करता है एनुअली अमंग द मेंबर्स हु होस्ट द लीडर्स समिट। अब हम बात करते हैं नाम के बारे में, नॉन अलाइन मूवमेंट। ओके, सो ये 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया में। ओके, उसमें जो है रिसेंटली डीकोलोनाइज कंट्रीज जो थे अफ्रीका के और एशिया के, दे केम टुगेदर एंड दे मेट। ओके, ये बताने के लिए कि बहुत सारे कंट्रीज और हैं हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ कोलोनियलिज्म एंड जो भी नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए हैं उनको साथ में मिलके काम करना है। तो इस बात के लिए 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस आया था। उस समय कोल्ड वॉर जो है वो हीट अप हो रहा था। एवरी कंट्री वाज आस्क्ड टू चूज बिटवीन द यूएस कैंप एंड द यूएसएसआर कैंप। सो ये सारी कंट्रीज जो है आके बोलती है हम किसी कैंप को चूज नहीं करेंगे, नाइदर वी विल चूज द यूएस कैंप नॉर वी विल बी गोइंग टू द यूएसएसआर कैंप। हम लोग जो है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है अपनी और इंडिपेंडेंट सॉवरेन जो राइट्स है उसको बना के रखेंगे। सो उसके लिए जो है नॉन अलाइन मूवमेंट आपका बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में आया था। तीन इसके जो है मेन फाउंडिंग मेंबर्स थे, कौन कौन थे? इंडिया था, इजिप्ट था और यूगोस्लाविया था। ओके, ये तीन जो थे इंपॉर्टेंट इसके मेंबर्स थे। और अप्रोक्सीमेटली 120 मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द नाम। और प्राइमरीली कहाँ से है? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑब्जर्वर स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बहुत सारे हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस होल्ड करते हैं। और इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है नाम का। हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स की, सो देर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट। चेयरमैनशिप जो है 3 साल के टेन्योर के लिए, 3 इयर्स के लिए रोटेट करती रहती है बिटवीन मेंबर स्टेट्स। और कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो जो है इसका वो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में है, जो कि कोऑर्डिनेशन जो है हैंडल करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? uphold the principles which are derived from the Bandung Conference. Bandung Conference is where in 1955 द एशिया एंड अफ्रीका जो जो रिसेंटली डीकोलोनाइज कंट्री थे वो जो साथ आए थे। यस, और बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो करता है? बांडुंग कॉन्फ्रेंस का प्रिंसिपल्स जो है ये फॉलो करता है। और ये क्या एडवोकेट करता है? मल्टीलैटरलिज्म, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट राइट्स एंड रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो है बेसिकली हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट का हर 3 साल में
एक समिट कॉन्फ्रेंस होता है। सो अभी जो है इट हैज बिकम, आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा सा बैकफुट पे है, बिकॉज इंडिया भी इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, मोदी जी नहीं जाते। वेनेजुएला में हुआ था तो वाइस प्रेसिडेंट साहब गए थे। उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर इन सबको भेजा जाता है ना। तो बात करते हैं जीसीसी के बारे में। सो जीसीसी इज अ पीवाईक्यू, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, या कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ। ओके, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया, रियाद में है। और ये 1981 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके मेंबर्स कौन कौन है? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। तो बीच में किसी को बाहर निकाल दिया गया था क्या जीसीसी से? एनी कंट्री आउट ऑफ दिस सिक्स which had been kicked out in between? तो इट वाज कतर। ओके, कतर जो है उसको बाहर निकाल दिया गया था। तो उसके पीछे का रीजन ये था कि कतर वाज सपोर्टिंग द मुस्लिम ब्रदरहुड। ओके, और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मोनार्की को पसंद नहीं है। ये जो सऊदी मोनार्की है और जो यूएई वाली एमिराती मोनार्की है, दे आर वेरी नर्वस अबाउट द मुस्लिम ब्रदरहुड। इसीलिए कतर से बहुत ये खफा रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। लेकिन बाद में जो है उनके बीच में थोड़ा सा समझौता हो गया था, एंड इवन देयर वाज अ टॉक्स कि कतर को जो है आइलैंड बना देंगे। कतर इज जॉइंड बाय द सऊदी पेनिनसुला। जो सऊदी पेनिनसुला है उससे जुड़ा हुआ है एक छोटा सा लाइन से। तो जो मोहम्मद बिन सलमान है, ही सेड कि हम जो है क्या करेंगे, हम गड्ढा खोद के और इनको जो आइलैंड बना देंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का? मुस्लिम ब्रदरहुड इज एंटी मोनार्की, दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव। अब कतार मेंबर है, कतार को वापस बुला लिया गया। इट एम्स इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग ए कॉमन मार्केट, कस्टम्स यूनियन एंड पोटेंशियली मॉनेटरी यूनियन। सिक्योरिटी कोऑपरेशन करता है। तो इसमें एक पेनिनसुला शील्ड फोर्स, जो अरेबियन पेनिनसुला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेनिनसुला शील्ड फोर्स इज ऑल्सो एक की एस्पेक्ट। किसके अगेंस्ट शील्ड? किसके अगेंस्ट शील्ड? ईरान के अगेंस्ट, यमन के अगेंस्ट, हुतीस के अगेंस्ट, है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सुप्रीम काउंसिल होता है इनका, एक मिनिस्टीरियल काउंसिल होता है, और एक सेक्रेटेरिएट जनरल होता है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स है? रियाद। हम बात करते हैं अरब लीग के बारे में। सो अरब लीग जो है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1945 में इजिप्ट में जो है इसको बेस किया गया है। इसके 22 मेंबर्स हैं। अल्जीरिया से लेके आपका यमन तक सारे मेंबर्स हैं इसके। ऑलमोस्ट सारे सारे कंट्रीज जो है, जो कि अरब कंट्रीज हैं। अरब कंट्रीज कहाँ तक है? इराक तक है। ओके, ईरान से नॉन अरब, ईरान, इरानियंस आर नॉट अरब्स। इस चीज को याद रखिएगा, इरानियंस आर पर्शियंस। ओके, उसके बगल में जो है इराक से लेके आपका जो नॉर्थ अफ्रीका वाला कंट्री है वो सारा अरब है। ओके, सो हम बोलते हैं मेना रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? मेना रीजन। ओके, मेना मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। सो जितने भी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन है उनको हम क्या कहते हैं? अरब कंट्रीज कहते हैं। ओके, तो सीरिया जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था 2011 में, बट उसको फिर से जो है मई 2023 में रीइंस्टेट कर दिया गया था। सो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो है नॉर्थ अफ्रीका और उसके मिडिल ईस्ट के, इसके मेंबर्स हैं। ऐसा कोई भी कंट्री छूटा नहीं है। इवन सुडान एंड सोमालिया इज देयर। सो अरब लीग इज अ वेरी बिग लीग, 22 मेंबर्स आर देयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ड्रॉ क्लोजर द रिलेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स एंड कोऑर्डिनेट कोलैबोरेशन बिटवीन देम, सेफगार्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी, और कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ अरब कंट्रीज। हम बात करते हैं नेटो के बारे में। नेटो बड़ा न्यूज में है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। सो ये जो है एस्टैब्लिश किया गया था April 4, 1949 को वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू। और नेटो का उल्टा क्या है? नेटो को चैलेंज करने के लिए क्या बनाया गया था? वॉर्सो पैक्ट। सो दिस वाज बिटवीन द यूएसएसआर एंड द ईस्ट यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ द यूएसएसआर। और ये जो है नेटो को
चैलेंज करने के लिए बनाया गया था। तो नेटो जो है बेसिकली ये इट्स अ मिलिट्री अलायंस, आप ऐसे कह सकते हो कि यूएसएसआर का जो थ्रेट था अगेंस्ट यूरोप और अगेंस्ट द वर्ल्ड, उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नॉर्थ अटलांटिक जितनी भी कंट्रीज थी, नॉर्थ अटलांटिक वाली जिसमें आपका यूएस और यूरोपियन कंट्रीज आ जाता है, ठीक है, वो सारा इसमें है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जो है वो वो मॉन्स बेल्जियम में है। तो इसमें क्या कहते हैं, शेप। इसके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलाइड पावर्स यूरोप, शेप कहते हैं। मेंबर्स आर 32। रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है? फिनलैंड ने ज्वाइन किया अप्रैल 2023 में, और स्वीडन ने ज्वाइन किया है मार्च 2024 में। सो ये याद रखिएगा, बाकी तो याद आपको नहीं हो सकता, 32 मेंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये याद रख सकते हैं आप कि फिनलैंड ने अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया है और स्वीडन ने ज्वाइन किया है मार्च 2024 में। ऑब्जेक्टिव क्या है नेटो का? to guarantee the freedom and security of its member countries by political and military means. Politically, it promotes democratic values and enables the members to consult and cooperate on defense and security related issues. Okay. इसका की प्रिंसिपल क्या है? कलेक्टिव डिफेंस। इसमें एक आर्टिकल 5 है। सो दिस आर्टिकल 5 इज वेरी फेमस। अब ये आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर किसी एक आदमी पे या एक मेंबर स्टेट पे अटैक हो जाए, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द अदर मेंबर्स। ओके। सो ये जो है अटैक 5, इट हैज बीन इन्वोक्ड वंस इन रिस्पॉन्स टू द 9/11, जो कि आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो दो प्लेन जो है उन्होंने डाल दिया था। सो 9/11 टेररिस्ट अटैक जो हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट, उसमें जो है आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया था। ओके। सो इस चीज को याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा कि मेंबरशिप में टर्की भी है। टर्की इज ऑल्सो अ नेटो मेंबर। ओके। स्ट्रक्चर इसका कैसे है? नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है, इट इज द प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी, और ये कंसेंसस के थ्रू जो है काम करता है। बात करते हैं फाइव आइज अलायंस के बारे में। सो फाइव आइज अलायंस जो है एक एंग्लोस्फेयर, एंग्लोस्फेयर मतलब क्या होता है? इंग्लिश, ओरिजिनल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो है, या एंग्लोफोन कंट्री या एंग्लोस्फेयर कंट्री जिसको आप कह सकते हो, ओरिजिनल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो है उनका एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। ओके। सो फाइव आइज अलायंस जो है एक इंटेलिजेंस अलायंस है। और ये जो है बेसिकली जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस सेगेंट। ओके। क्या क्या होता है? ओसेंट होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, और होता है ह्यूमेंट होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, और सिगेंट होता है मतलब सिग्नल इंटेलिजेंस। सो ये कुछ टर्म्स होते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो ये जो ओरिजिन है फाइव आइज का, इट ट्रेस बैक्स टू द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूके यूएसए अग्रीमेंट। और ये क्या है? इट्स अ मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। और इसके 5 मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं सारे एंग्लोफोन कंट्रीज, मतलब जहां की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। ओके। इन सारी कंट्रीज की फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है ना? इंग्लिश और जगह भी बोली जाती है, लेकिन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज जो है इन कंट्रीज में बोली जाती है। और कोई कंट्रीज आपको याद है जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश? ऐसी और कोई कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएस को छोड़ के। इंडिया में बोली जाती है लेकिन हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। हेडक्वार्टर, देयर इज नो सेंट्रल हेडक्वार्टर। और ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोज कोऑपरेशन इन द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, प्राइमरीली सिग्नल्स इंटेलिजेंस। ओके। ओपेक की बात करते हैं। ओपेक जो है एक आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करना चाहता है? ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहता है। सो दिस इज एन अलायंस बिटवीन एन ऑल ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। जो ऑयल प्रोड्यूस करती है उन नेशंस के बीच में है। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं
1960 में जो है इसको फाउंड किया गया था। कहाँ पे? बगदाद, इराक में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में इन्होंने हेडक्वार्टर्स बना रखा है। और इसके मेंबर्स 12 हैं एज ऑफ 2025। तो 5 ओरिजिनल मेंबर बाद में यूएई, वेनेजुएला, सऊदी, नाइजीरिया, लिबिया, अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, ईरान, इराक और कुवैत। सो ये ओपेक के मेंबर्स हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज टू इंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट्स। अब यहां पर होता क्या है कि इनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन दैट दे आर हैविंग? इनका फंक्शन है कि जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है या ऑयल सप्लाई है उसको कम ज्यादा करते हैं, ताकि ऑयल प्राइसेस जो है इनके फेवर में रहे। ओपेक जो है इनके फेवर में रहे ऑयल प्राइसेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कार्टेलाइजेशन ऑफ ऑयल। मतलब कार्टेल की तरह, जैसे माफिया काम करता है उस तरीके से ये काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? ग्लोबल ऑयल सप्लाई को प्रोडक्शन टारगेट्स होता है इनका कि हम इतना ही प्रोड्यूस करेंगे। अभी जो है रिसेंटली एक कंट्री है अंगोला, उसने क्यों लेफ्ट किया? अंगोला जो है इट लेफ्ट, द रीजन ऑफ अंगोला लेफ्ट बिकॉज इट वांटेड टू produce more, and since being a member of OPEC it was bound by the production targets. That is why it left to produce more. अगर आप OPEC के मेंबर हैं, सो जो आपको प्रोडक्शन टारगेट बोला जाएगा उतना ही आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इस चीज को याद रखिएगा। और ये ओपेक प्लस के साथ काम करता है। अब ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस जो है ऐसी कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है ओपेक के अलावा, क्योंकि और भी कंट्रीज है तो उसमें रशिया वगैरह आ जाता है। सो एक लार्जर ग्रुप है जिसमें ओपेक की 12 कंट्रीज और जो बाकी दूसरी ऑयल प्रोड्यूसिंग नॉन ओपेक कंट्रीज है वो साथ आ जाती है। ठीक है, तो ये 2016 में इसको एक इनफॉर्मल ग्रुप को बनाया गया था टू एक्सर्ट मोर कंट्रोल ऑन द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट। हम बात करते हैं WSIS, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। दिस इज अ करंट अफेयर्स। ओके, ये क्या है? दिस इज ए करंट अफेयर्स। सो ये एक यूनाइटेड नेशन का समिट था जो कि दो फेज में हुआ था। WSIS 2003 एंड 2005 में। 2003 में जिनीवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था और 2005 में ट्यूनिशिया में हुआ था। सो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईसीटी से रिलेटेड ये समिट था, जिसमें जो डिजिटल डिवाइड है बिटवीन पीपल हु नो हाउ द इंटरनेट वर्क्स एंड हु नो हाउ द डिफरेंट थिंग्स वर्क, आईसीटी थिंग्स वर्क, एंड द पीपल हु डू नॉट नो, उनके बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना। ठीक है, इट्स अ यूएन समिट प्रोसेस और इंडिया जो है इसका पार्ट है। इंडिया जो है एक्टिवली इसमें पार्ट करता है। तो जिस तरीके से हमारा Rio+10, Rio+20 याद है आपको? Rio+10 जोहानिसबर्ग, Rio+20 है ना? उसी तरीके से WSIS+10, WSIS+20 होते रहता है। मतलब जो ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये इट्स नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रादर अ फ्रेमवर्क फॉर डायलॉग। और ये क्या करता है? ये प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, टेक्निकल कम्युनिटी को साथ लाता है ताकि जो डिजिटल डिवाइड है उसको हम लोग ब्रिज कर सकें। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो ITU है, इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन कोऑर्डिनेटिंग द फॉलो अप प्रोसेस। तो फॉलो अप प्रोसेस में WSIS+20 अभी जो है ये चला रहे हैं। मतलब 20 साल हो चुके हैं WSIS समिट का। याद होगा आपको, हमने बात की थी अभी। WSIS के दो समिट थे, दो फेजेस में, एक 2003 में और एक 2005 में। तो आज 2025 हो गया है, सो इट हैज बीन 20 years। ओके, यस, जस्ट लाइक Rio+20। और इट इज सपोर्टेड बाय यूनेस्को, UNDP, UNCTAD एंड अदर UN एजेंसीज। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अचीव इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंटल गोल्स एंड टू एड्रेस द डिजिटल डिवाइड, द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड दोज हु डू नॉट। इसका की आउटकम क्या है? इट्स अ जिनीवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जिनीवा प्लान ऑफ एक्शन, जो कि एक 11 एक्शन लाइन जो है
उसको ये बताता है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सोसाइटी और ट्यूनिस कमिटमेंट एंड ट्यूनिस एजेंडा। सो ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूनिस कमिटमेंट और ट्यूनिस एजेंडा जो है, ये बेसिकली क्या करता है, जिनीवा कमिटमेंट को रीअफर्म करता है और इंटरनेट गवर्नेंस वगैरह के बारे में ये बात करता है। सो यूपीएससी ऐसा पूछ सकती है दैट ट्यूनिस कमिटमेंट एंड ट्यूनिस एजेंडा इज रिलेटेड टू व्हाट। सो कुछ हेल्थ वेल्थ का दे देगा, ऐसा नहीं है। इट्स रिलेटेड टू आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो प्लीज रिमेंबर दिस। India's relation. So India actively participated in both the Geneva and Tunis phase of the summit in 2003 and 2005. And it continues to engage in the WSIS follow-up process. तो follow-up process क्या है? WSIS+10 जो कि 2015 में हुआ था, और WSIS+20 जो कि अभी 2025 में। और ये जो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स वगैरह जो है, भारत नेट इनिशिएटिव, उसके थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करते रहता है डिजिटल डिवाइड को कम करने का, जितना भी प्रोग्राम्स होता है। अब बात करते हैं एफएटीएफ के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो एफएटीएफ जो है आपका, ये G7 समिट 1989 में बना था, एंड इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और ये जो है मेंबर के कमिटमेंट से काम करता है रादर देन एनी काइंड ऑफ फॉर्मल इंटरनेशनल ट्रीटी। और ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? ये ओईसीडी के हेडक्वार्टर जो पेरिस है वहीं पर जो है ये काम करता है। ओके, सो इसके जो है कुछ रीजनल बॉडीज भी है। सो इंडिया के लिए कौन सा बॉडी काम करेगा? एशिया पैसिफिक वाला। इसके जो रीजनल बॉडीज है उसमें इंडिया के लिए एशिया पैसिफिक वाला बॉडी काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एफएटीएफ का? टू सेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, terrorist financing, and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. Okay, to promote the effective implementation of legal, regulatory, and operational measure for combating these threats. So, what are the threats that we are talking about? This is ML, that is money laundering, that is TF, that is what? Terrorist financing, and PF, that is proliferation financing. So, ये proliferation financing क्या सही में ऐसा कुछ हुआ है क्या? पहले किसी ने हरकत की है क्या? ये प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने बेच दिया था क्या अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, है ना? सो ये हरकत जो इस तरीके के गधे लोग जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए जो है दिस इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफएटीएफ। इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली डेवलप करता है और रेगुलरली अपडेट करता है अपने रिकमेंडेशन को, विच कंस्टिट्यूट इंटरनेशनली इंडो स्टैंडर्ड्स ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड काउंटरिंग प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। और ये क्या करता है? इसके पास दो लिस्ट होते हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। सो ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्रीज जाते हैं जिनका इंक्रीज मॉनिटरिंग होता है। तो इसमें किसको डाला गया था? पाकिस्तान को डाला गया था, और किसी को डाला गया था? यूएई को डाला गया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी डाल दिया गया था। ओके, सो उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर जो है बहुत सारा माफिया मनी, टेरर मनी जो है वो लॉन्डर हो रहा था। बिकॉज एज यू नो कि ये जो आपका दुबई है, इट इज अ हब ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। ओके, सो इसलिए जो है ये बात चली थी। और ब्लैक लिस्ट में कोई है क्या? एफएटीएफ के जो ब्लैक लिस्ट है उसमें कोई है क्या? एनी कंट्री दैट यू कैन फाइंड? तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, देर आर थ्री कंट्रीज। ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार जो है, वो तीन कंट्री जो है एफएटीएफ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है? अगर आप ग्रे लिस्ट में आ गए, ब्लैक लिस्ट में आ गए, तो इन इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। फॉरेन कंट्रीज में जो है बहुत सारा देखते हैं कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज कंट्रीज तो आपको बोला जाता है बहुत रिस्की है। एंड इंडिया बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ एफएटीएफ इन 2010, or having previously been an observer since 2016. India is also member of two FATF style regional body. This is very important. एक है APG, that is the Asia Pacific Group on Money Laundering, and the Eurasian Group EAG. तो APG और EAG जो है उसका मेंबर है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है? नहीं, यूक्रेन को नहीं डाला। यूक्रेन को क्यों डालेगा? अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में। सो ये कौन से कोऑपरेटिव की बात कर रहा है? ये अमूल टाइप्स के कोऑपरेटिव की बात कर रहा है।
सो 1895 में ये लंदन में जो है बना था आपका, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, and an international non-governmental organization that unites, represents and serve the cooperative enterprises worldwide। और ये जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस है इसके पास यूएन इकोसॉक में। ओके, इकोसॉक क्या, इट्स इज इट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन और नॉट? द आंसर इज यस। ओके, इट्स अ प्रिंसिपल ऑर्गन, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। ऑल द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर वर्किंग। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? नहीं, कौन सा नहीं काम कर रहा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट वर्किंग। ओके, ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज बीन डिसबैंडेड इन 1994। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का? टू बी द ग्लोबल वॉइस एंड फोरम फॉर कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड, टू promote and safeguard the cooperative identity and facilitate development and growth of cooperative enterprises। ये वर्ल्ड कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है, जिसको ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, उसको होल्ड करता है। इंडिया जो है एक इन्फ्लुएंशियल रोल देता है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे कोऑपरेटिव्स जो है वो आपके वर्क करते हैं। आईसीए का रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज इन इंडिया, एंड इंडिया जो है इट होस्ट्स मेजर आईसीए इवेंट्स सच एज द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू, सो इट वाज फाउंडेड इन पेरिस इन 1865। तो बहुत पुराना है ये। ओके, उस समय क्या कहते थे? इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। तो उस समय फोन वगैरह नहीं होता था, टेलीग्राफ यूज्ड टू हैपन। सो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन वाज देयर। इट इज द ओल्डेस्ट एजेंसी विद इन द यूएन सिस्टम। Okay, it is what? It is the oldest agency within the UN system, and it took its present name in 1932 and became a specialized agency of the UN in 1947। इसका टाइप क्या है? इट्स अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और मेंबरशिप जो है इट इंक्लूड्स 193 मेंबर स्टेट्स। इसका फंक्शन क्या है? इट मैनेजेस द इंटरनेशनल एलोकेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिटल पोजीशन थ्रू द लीगली बाइंडिंग रेडियो रेगुलेशंस। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर एक ही स्पेक्ट्रम पे एक ही स्पेक्ट्रम पे मल्टीपल लोग काम करने लगे तो फिर प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इसीलिए स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है ना, कि इस स्पेक्ट्रम पे आप एलोकेशन करेंगे, इस स्पेक्ट्रम पे आप काम करेंगे। अगर हम एलोकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम नहीं एलोकेट करेंगे तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम। ओके, सो इसमें क्या होता है, फोन कंपनीज को जैसे सरकार बेचती है ना, उसी का 2G स्कैम हुआ था, अगर आपको याद होगा, स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम था। सो उसी चीज को ये वर्ल्ड वाइड जो है वो मैनेज करवाता है, और ये हेल्प करता है स्टैंडर्ड्स बनाने में, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्री रिगार्डिंग आईओटी, मोबाइल कम्युनिकेशंस, ऑप्टिकल नेटवर्किंग एक्सेट्रा। एंड इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ आईटीयू सिंस द ब्रिटिश डेज इन 1869। हम बात करते हैं सीसीपीसीजे के बारे में। दिस इज अ करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स में था आपके। सो ये 1992 में बना था, इकोसॉक के रेजोल्यूशन के थ्रू बना था, एंड फॉलोइंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूएनजीए, एंड इट सक्सीडेड द फॉर्मर कमिटी ऑन द क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो सीसीपीसीजे क्या है? कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। व्हाट इज दिस? इट्स अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूएन इकोसॉक। तो ये याद रखिएगा, सीसीपीसीजे जो है आपका, इट्स अ इकोसॉक फंक्शनल कमीशन। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट इज बेस्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया। और इसमें जो सब्सटैंटिव और टेक्निकल सेक्रेटेरिएट सर्विस जो है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द यूएनओडीसी। यूएनओडीसी याद है आपको? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, है ना? और क्या क्या पढ़ा था यूएनओडीसी के साथ साथ? यूएनटीओसी पढ़ा था, यूएनसीएसी पढ़ा था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, मे बी यू कैन राइट इट ऑल्सो डाउन। यूएन टीओसी, यूएनसीएसी, यूएनओडीसी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सीसीपीसीजे का? टू सर्व एज द प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी विद इन द यूएन फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस मैटर्स, एंड एम्स टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल एक्शन टू कॉम्बैट बोथ नेशनल एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। मतलब जो नेशन के अंदर क्राइम हो रहा है
और जो ऐसे ट्रांसनेशनल क्राइम हो रहा है उसको रिलेटेड, ठीक है। What are the key function? It develops, monitors, and reviews the implementation of UN standards and norms in crime prevention and criminal justice. Okay. And it acts as the preparatory body for United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, which convenes every 5 year. हर 5 साल जो है उस पे ये आपको देखने को मिलता है। और यूएन टीओसी यूएन सीएसी के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उस पे ये कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है सीसीपी सीजे का। ओके, सो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था एक्चुअली। सो दिस हैज बीन कवर्ड बाय मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सो दिस हैज बीन इन न्यूज। बात करते हैं इंटरपोल के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 1923 में बना था, और उस समय आईसीपीसी के नाम से बना था। इसको री एस्टैब्लिश किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाद में, और अडॉप्ट किया गया पहला नाम इसका, अभी जो करंट नाम है, सॉरी, इंटरपोल इन 1956। सो ये जो है, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, इसको याद रखिएगा। ऑल्दो ये बहुत इसका स्पेशल रिलेशनशिप है यूएन के साथ, ये पार्ट नहीं है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? लियोन, फ्रांस में। एंड इट ऑपरेट्स सेवरल रीजनल ब्यूरोज वर्ल्ड वाइड। और इंडिया जो है वहां पे सीबीआई जो है उसको बनाया गया है एज द नोडल ऑफिस, या नोडल जो आप कह सकते हो, यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट इज सीबीआई। इसका फंक्शन क्या है? इट ऑपरेट्स अ सिक्योर ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको I24/7 कहते हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मान लिया कि कोई इंडिया से क्राइम करके भागा है, सो इंटरपोल जो है वो क्या करेगा, इंटरपोल पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ताकि जितने भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड वो कोऑपरेट कर सके। ओके, and it maintains extensive database containing criminal information, DNA profile, database on wanted person, terrorist, missing persons, stolen and lost travel document. Why this is important? SLTDs, stolen and lost travel document, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको कोई यूज करके दूसरा बेसिकली थेफ्ट कर सकता है, फॉर्ज कर सकता है। यस, नहीं, सीबीआई इज द नोडल, मतलब इंटरपोल का अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगा बाहर से तो वो सीबीआई के थ्रू राउट होगा। ओके, स्टोलन व्हीकल और स्टोलन वर्क्स ऑफ आर्ट जो है उस पे ये डेटाबेस बनाता है। इसका एक नोटिस सिस्टम है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये नोटिस सिस्टम, तो इंटरपोल मल्टीपल नोटिसेस जो है वो इशू करता है डिफरेंट रीजंस की वजह से। सो रेड नोटिस होता है। व्हाट इज रेड नोटिस? टू सीक द लोकेशन एंड प्रोविजनल अरेस्ट ऑफ अ पर्सन वांटेड फॉर परसिक्यूशन। देन देयर इज अ ब्लू नोटिस, जो जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है अबाउट अ पर्सनस आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटी in relation to a crime. Then there is a green notice. ग्रीन नोटिस क्या करता है? बेसिकली वार्निंग प्रोवाइड करता है अबाउट पर्सन्स हु हैव कमिटेड क्रिमिनल चीजें एंड हु आर लाइकली टू रिपीट इट इन अदर कंट्रीज। Then you have the yellow notice to help locate the missing persons, often minors. Then you have the black notice, which is to seek information on unidentified bodies. Then you have the orange notice to warn of an event, a person, or an object who is a serious threat to public safety. Then there is a purple notice to provide or seek information on modus operandi and concealment method used by criminals. मतलब कोई ऐसा क्रिमिनल है जो ड्रग्स जो है कैसे छुपाता है, तो पर्पल नोटिस जो है आप इसको इशू करके, एंड यू कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पुलिस फोर्सेस विच हैव ऑलरेडी द एक्सपीरियंस। जिनके पास एक्सपीरियंस है आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि अच्छा टायर में छुपाता है, या इधर छुपाता है, बॉक्स में छुपाता है, यहाँ छुपाता है, वहां छुपाता है, तो ये बता सकते हैं बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है। इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है, एंड दिस इज इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर टारगेट्स ऑफ द यूएनएससी सैंक्शंस कमिटी। अगर यूएनएससी सैंक्शन कमिटी
उस पे सैंक्शन लगा दे कि ये इंडिविजुअल जो है, वी आर सैंक्शनिंग दिस इंडिविजुअल, सो इंटरपोल जो है वो एक स्पेशल नोटिस जो है, यूएनएससी स्पेशल नोटिस, उसको इशू करके हेल्प करेगा यूएनएससी की उस आदमी को ट्रैक डाउन करने में। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स? It is governed by its constitution, which strictly forbids the organization for undertaking any political, military, religious or racial action. तो ये क्या करता है? सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पुलिस फोर्सेस। और इंडिया में कौन नोडल ऑफिस है इसका? सीबीआई जो है, इट्स द नोडल एजेंसी जो कि इसके साथ लाइजन करता है। यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी की बात करते, 2022 प्रीलिम्स में आया था, अफगानिस्तान से रिलेटेड था, जब तालिबान जो है वो गया था। सो उस समय क्या हुआ था कि जो उस समय की अफगान गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि नहीं हम लेजिटिमेट हैं, तालिबान कह रहा था कि नहीं हम लेजिटिमेट है। व्हाई? बिकॉज वी आर नाउ कैप्चर्ड द कंट्री। ओके, सो इसमें क्रेडेंशियल्स कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्रेडेंशियल कमेटी जो है, ये इसका प्राइमरी वर्क क्या होता है? बेसिकली क्रेडेंशियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को देखना और रिपोर्ट करना उसकी फाइंडिंग को टू द जनरल असेंबली। अब यहां पर क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। अब इंडिया अपनी क्रेडेंशियल देगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। इंडिया बोलेगा कि ओके, दिस इज द क्रेडेंशियल, माई दिस इज फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू, माई प्रेसिडेंट, एंड आई वॉन्ट टू come and participate in the United Nations. So it will receive the formal credentials submitted by the member states for their representatives attending the General Assembly session, and credential should be issued by the head of state. तो अगर आपके एम्बेसडर साहब गए, हमारे जो यूएन में भी एम्बेसडर होते हैं ना एक, सो अगर यूएन एम्बेसडर साहब गए तो वहां पर हमने द्रौपदी मुर्मू जी का लेटर दे दिया क्रेडेंशियल्स कमेटी को, वो वेरीफाई करके बैठने देते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कब होता है? एक कंट्री जब वहां कंपीटिंग क्लेम्स है, एक कंट्री में एक आदमी कह रहा है कि नहीं दिस पर्सन इज एक्चुअली द रियल रिप्रेजेंटेटिव एंड आई हैव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, देन द सेकंड पर्सन इज सेइंग कि नहीं दिस पर्सन इज द करेक्ट प्रेसिडेंट एंड दिस इज द सिग्नेचर। सो उस पैरेलल गवर्नमेंट में या इस केस में जो है, कोई भी चैलेंज जो आता है उसको यूएन क्रेडेंशियल्स कमिटी जो है इन्वेस्टिगेट करती है और उसको जो है फिर वो एक्सेप्ट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कंपीटिंग क्लेम्स है फ्रॉम राइवल अथॉरिटीज, तो वो यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी जो है उसको डिसाइड करती है। ओके, यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी उसको क्या करती है? डिसाइड करती है। ठीक है, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है जब कंपीटिंग क्रेडेंशियल्स की बात आती है, जो कि तालिबान के साथ हुआ था, तालिबान वर्सेस द अफगान नेशनल गवर्नमेंट। ओके, अफगान नेशनल गवर्नमेंट वाज नो लॉन्गर इन चार्ज, तालिबान हैड टेकन ओवर काबुल, लेकिन फिर भी जो है यूनाइटेड नेशंस में दे वांटेड टू मेंटेन देयर प्रेजेंस। ओके, बात करते हैं आईएसए के बारे में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, 2021 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। It was established by 1982 UN clause, that is the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 1994 agreement related to the implementation of Part 11 of UN clause. Okay, so ये 1994 में आईएसए बना था। इट्स एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन क्लॉज के अंदर है, एंड इट इज वर्किंग इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस। किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर्स है, एंड ऑल स्टेट पार्टीज हु आर मेंबर्स ऑफ यूएन क्लॉज विल बी द मेंबर ऑफ आईएसए। ओके, इंडिया होगा, बिल्कुल होगा। एज ऑफ अर्ली 2025, 168 स्टेट पार्टीज प्लस द यूरोपियन यूनियंस आर देयर इन आईएसए। यूएसए जो है ऑब्जर्वर है। व्हाई? बिकॉज यूएसए इज नॉट ए पार्टी टू यूएन क्लॉज। यूएसए जो है यूएन क्लॉज का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है मेंबर यूएन क्लॉज का? ये मैंने पहले आपको बता चुका हूं। इट हैज रिजर्वेशन रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी मिनरल्स। ओके, जो यूएन क्लॉज के अंदर आता है, तो वो क्या कहता है कि आई एम सच अ पावरफुल कंट्री, व्हाई शुड आई टेक परमिशन फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली मिनरल रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ऑर्गेनाइज करना इन द इंटरनेशनल सीबेड एरिया बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द नेशनल जुरिस्डिक्शन। जहां पर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं रहती है उसके बियॉन्ड में
कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है तो आईएसए का लाइसेंस लेना पड़ता है आपको। ओके। और एरिया एंड इट्स मिनरल रिसोर्सेज, जिसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स और कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट जो होते हैं, उसको डेजिग्नेट किया गया है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। और आपको लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम आईएसए अगर अपने नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है। India ratified UN clause in 1995 and it's a member of ISA. And India was recognized as a pioneer investor even before UN clause entered into force. और उसको जो है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन 1987 में पॉलीमेटालिक नोड्यूल एक्सप्लोरेशन के लिए एक साइट जो है एलोकेट किया गया था। अब हम बात करते हैं ईस्ट एशिया समिट ईएएस के बारे में। सो इट्स अ समिट जिसका पहला समिट कब हुआ था? 2005 में कुआलालंपुर में। इट्स अ रीजनल लीडर्स लेड फोरम फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। और ये आसियान सेंटर्ड है, मतलब आसियान कंट्री जो हमने बात की थी उनके अराउंड सेंटर्ड है। और इसके मेंबर्स कौन है? इसके 18 मेंबर्स है, जिसमें 10 आसियान स्टेट मेंबर्स प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स ऑफ आसियान, वो साथ में आके ईस्ट एशिया समिट बनाते हैं। तो ईस्ट एशिया समिट कौन बनाता है? 10 आसियान मेंबर्स और 8 आसियान के डायलॉग पार्टनर, जिसमें इंडिया भी है। ओके। यूएस भी है, रशिया भी है, जापान भी है, चाइना भी है। प्लीज रिमेंबर दिस। और इसमें कॉपरेशन किसमें होता है? इन्वायरमेंट, एनर्जी में, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, नेचुरल डिजास्टर और आसियान कनेक्टिविटी में। एनुअल लीडर्स समिट होता है विच इज द एपेक्स बॉडी। मोदी जी अभी गए थे। और ईएस जो है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो हमारा ईस्ट पॉलिसी क्या होता है? आफ्टर 1991 हमने ये कहा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको हमने नेग्लेक्ट किया था। सो वी फर्स्ट स्टार्टेड विथ एक्ट ईस्ट और नॉट? नो, वी फर्स्ट स्टार्टेड विथ लुक ईस्ट एंड देन ट्रांजिशन टू एक्ट ईस्ट। ओके। जिसमें वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ओके, इन सारी कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे थे। ठीक है। हम बात करते हैं कैरीकॉम के बारे में। जैसे मर्कोसुर याद है आपको, उसी तरीके से कैरीकॉम है, किसमें? कैरिबियन कंट्रीज के बीच में। और ये ट्रीटी ऑफ चागुआरामास जो है उसके थ्रू बना था, विच रिप्लेस्ड द कैरेबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कैरिफ्टा। ओके। और रिवाइज ट्रीटी ऑफ चागुआरामास जो है इट एस्टैब्लिश द कैरिकॉम सिंगल मार्केट इकोनॉमी। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? गयाना में है, जॉर्ज टाउन में है। और ये कैरिकॉम जो है सिंगल मार्केट इकोनॉमी बनाना चाहता है, कहाँ पर? कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज में। ओके। जैसे मर्कोसुर है आपके लैटिन अमेरिका के लिए, उसी तरीके से इसके लिए जो है आपका कैरिकॉम है कैरेबियन कंट्रीज के लिए। ठीक है। सो इंडिया जो है इट हैज वेरी क्लोज रिलेशंस विद द कैरिकॉम। व्हाई? बिकॉज इंडियन जो डायस्पोरा है वहां बहुत एक स्ट्रांग है। ओके। लुक ईस्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द 1990s। और एक्ट ईस्ट जो है बाद में जो है ये एनडीए गवर्नमेंट जो है उसके समय दे स्टार्टेड। ओके। ऑल राइट। आरसीईपी की बात करते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। सो आरसीईपी अग्रीमेंट जो है इट वाज साइंड ऑन November 15, 2020। इंडिया जो है क्या उसने साइन किया है? नहीं। इंडिया जो है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इट। इट्स अ मेगा रीजनल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एफटीए है। याद है मैंने बताया था पीटीए और एफटीए में डिफरेंस होता है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीटीए एंड एफटीए। सो ये किसके बीच है? ये बेसिकली 10 आसियान कंट्रीज और 5 कंट्रीज विथ एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ आसियान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया है। सो आरसीएपी जो है उसमें ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब से रिलेटेड प्रोविजंस होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ई कॉमर्स। और आरसीईपी जो है इट्स अ नोटेबल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो चाइना, जापान और साउथ कोरिया को एक साथ ला रहा है। ओके। बिकॉज दीज आर कंपीटिंग कंट्रीज। आपको पता है जापान और साउथ कोरिया ऑल्दो दे आर यूएस अलाइव, दे डोंट लाइक ईच अदर। दे डोंट लाइक ईच अदर। उसके पीछे का रीजन है कोरियन ऑक्यूपेशन, सॉरी, जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ कोरिया।
एंड एक कंफर्ट वुमेन का भी एक इशू है। कंफर्ट वुमेन क्या है? सो मेनी कोरियन वुमेन, दे वेर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन ऑफ बाय द जापानीज आर्मी। ओके, तो वो जो कंफर्ट वुमेन है उनको जापान ने बहुत सारा पैसा दिया था एज अ सॉरी, एज अ माफी मांगने के लिए। ओके, यस। सो इसमें जो है एक कॉमन रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है वो प्रोसेस है विच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस फॉर बिजनेस डिटरमाइनिंग इफ देयर प्रोडक्ट्स क्वालिफाई फॉर प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट और नॉट। इंडिया ने क्या कहा कि हम जो है वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स विद दिस। उसमें जो है इंडिया का कोर कंसर्न क्या था? एक तो चाइना से सामान आके डंप करना, दूसरा जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो उसने क्या कहा कि अब जैसे यहां पर आप देखेंगे न्यूजीलैंड है तो ऑस्ट्रेलिया है, इनके पास ना बहुत सरप्लस मिल्क है। तो ये जो सरप्लस मिल्क है, बिकॉज वहां पर पॉपुलेशन है नहीं, भेड़ बकरियां ज्यादा हैं, गाय ज्यादा है, आदमी कम है, और ये जो है बहुत मैसिव स्केल पे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क पाउडर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंडिया में डंप कर सकते हैं। ओके, सो ये फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता अगर इंडिया सॉल्व इसको साइन कर देता। तो इंडिया जो है वो एक्सक्यूज कर लिया अपने आप को। सो इंडिया डिड नॉट साइन ऑल्दो इट पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशंस, एंड इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू इट। लेकिन अभी जो है आरसीईपी अग्रीमेंट में एक प्रोविजन है कि अलाउ करता है इंडिया को बाद में आने के लिए। ओके, इंडिया जो है, इंडिया बाद में आ सकता है, लेकिन अभी इंडिया इसका पार्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, सो ये आपका हेलसिंकी कन्वेंशन भी इसको हम कहते हैं, और ये जो है 1992 में हेलसिंकी फिनलैंड में अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप में हुआ था। इसका फॉर्मल नेम क्या है? कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। इंटरनेशनल लेक्स क्या होता है? जैसे आपका कनाडा यूएस के बीच में लेक है, ऐसा लेक जो दो कंट्री के बीच में आपका रहता है। ठीक है, इट्स अ लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट जो क्या करता है? ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन को करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट ट्रांस बाउंड्री वाटर एंड इंश्योर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, and to promote reasonable and equitable utilization of transboundary waters by the riparian countries। तो riparian countries में मैंने आपको बताया था, याद होगा पॉलिटी की क्लास में, अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियन। अपर मतलब जहां से निकल रहा है वाटर, और लोअर मतलब जहां को जा रहा है। जैसे अपर रिपेरियन कंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्र विल बी, अपर रिपेरियन कंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्र विल बी चाइना, लोअर रिपेरियन कंट्री विल बी इंडिया एंड बांग्लादेश। यस, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द 1992 हेलसिंकी कन्वेंशन, ये याद रखिएगा, 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन, नॉर द 1997 यूएन वाटर कोर्सेस कन्वेंशन। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जो है इट्स नॉट नॉट ए पार्टी। ओके, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, तो ये जर्मन आर्मी, जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज बेसिकली करवाती है। इट्स एनुअल इंडिपेंडेंट हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 1963 में जो है एडवर्ड वॉन क्लाइस्ट श्मेंजन ने बनाया था इसको, और इसमें जो है अभी हमारे जयशंकर साहब और एनएसए वगैरह जाते रहते हैं। यस, so it functions as a non-governmental forum, not an intergovernmental organization on any kind of decision-making body. And it is also referred to as Davos of Defense। तो डेवॉस क्या होता है? वहां WEF वाला याद है? डेवॉस में सारे लोग जाते हैं, ये क्या नाम है आपके, जितने भी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बड़े सच धज के जाते हैं ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। सो उसी तरीके से इसको डेवॉस ऑफ डिफेंस कहा जाता है, जहां पर डिफेंस से रिलेटेड सारे जनरल्स वगैरह जो है वर्ल्ड के जाते हैं। और इसको जो है ऑर्गेनाइज कराने का जो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज टेकन बाय द जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री। और जो जर्मन जनरल्स होते हैं दे आर द होस्ट्स। और ये क्या करता है? दे प्रोवाइड अ ग्लोबली लीडिंग इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट ऑन मोस्ट प्रेसिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। और इंडिया इज अ रेगुलर एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ICAO, that is the International Civil Aviation Organization। सो ICAO को हम शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं, और ये 1944 में साइन किया गया था। 1947 में जो है इट केम इनटू बीइंग। इट्स अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ओके,
इसका की फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस बनाना रिलेटेड टू सिविल एविएशन। अब देखिए होता क्या है कि एक कंट्री में जो सिविल एविएशन है, अब पायलट उड़ रहा है, ठीक है, और वो म्यांमार में उतरा तो वहां पर कुछ और सिग्नल्स बोल रहे हैं, है ना, दे आर सेइंग अल्फा चार्ली टैंगो समथिंग। इंडिया में उतर रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। तो इसके लिए जो है, दिस इज समथिंग दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर एयर सिक्योरिटी, यस और नो। तो उसी केस में जो है आईसीएओ क्या करता है, एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश करता है अमंग इट्स मेंबर्स। ओके, जैसे जो आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, उनके लिए एक सर्टेन स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये सारे नॉर्म्स जो है उनके स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करता है। ओके, and these covers areas like air navigation, aircraft safety, aerodomes, security, environmental protection and personnel licensing। अब देखिए, बर्मीज पायलट है या कंबोडियन पायलट है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, अमेरिकन पायलट की ट्रेनिंग कैसी है, तो उसमें भी एक स्टैंडर्ड की जरूरत है ना, क्योंकि इट्स अबाउट सेफ्टी ना। अब मान लो कि बर्मीज पायलट है, वो यूरोप के ऊपर चला रहा है। यहां पर है चीज है, अभी जैसे क्या हुआ था कि अफगानिस्तान की एक एयरलाइन थी काम एयर, KAM, काम एयर। तो उसको यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया था कि वो यूरोप के स्काईज पे नहीं उड़ सकता। क्यों? बिकॉज उस उनकी जो पायलट की ट्रेनिंग है या ये सारी चीजें हैं ना, दैट वाज क्वेश्चनेबल। इस तरीके से जो है एयर सेफ्टी जरूरी है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन लाता है वर्ल्ड में, ठीक है। एंड इट कंडक्ट ऑडिट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट। इसमें एक यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम होता है, एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी ऑडिट प्रोग्राम होता है, जिसमें एविएशन सिक्योरिटी को देखता है। एंड इट एड्रेसेस द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू एविएशन नॉइज एंड एमिशन, जिसमें एक चीज होती है कॉर्सिया। ये जो है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, ये इसको करता है। एंड इंडिया इज ए पार्टी टू द शिकागो कन्वेंशन एंड इट इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ICAO, ठीक है। OECD की बात करते हैं। OECD जो है, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1961 में बना था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और इसमें 38 मेंबर कंट्रीज हु आर लार्जली डेवलप्ड कंट्रीज, वो जो है इसके मेंबर्स हैं। और इसका काम क्या है? पॉलिसी एनालिसिस करना, रिकमेंडेशन करना रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैटर्स लाइक बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। BEPS याद है? 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बेस इरोजन क्या होता है ना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। दिस वाज ए 2022 प्रीलिम्स क्वेश्चन। एंटी ब्राइबरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये FATF जो है, FATF वगैरह के थ्रू जो है, ये आपका जो क्रिमिनल मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब को टैकल करता है। और इट्स आल्सो अ फोरम फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अपना मैंडेट बढ़ाते जा रहा है जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD, बट इट वाज इनवाइटेड टू बिकम अ की पार्टनर। तो इंडिया एक की पार्टनर है, बट इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ OECD, सो प्लीज रिमेंबर दिस। बात करते हैं आर्कटिक काउंसिल के बारे में। 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू ये बना था। ओके, हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 8 आर्कटिक स्टेट्स जो हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन और यूएस। यूएस क्यों? यूएस तो नीचे है ना, वो तो कनाडा से नीचे है, कनाडा तो समझ में आ रहा है, यूएस कैसे? अलास्का, क्या यूनाइटेड स्टेट अलास्का के साथ लगा हुआ है? यस, है ना, ठीक है। परमानेंट पार्टिसिपेशन ऑफ 6 इंडिजिनस पीपल। तो जो इनुइट पीपल हैं, याद है इनुइट पीपल, दे लिव इन द आर्कटिक सर्कल। उनके जो 6 इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ऑल्सो परमानेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। ऑब्जर्वर में द स्टेट्स दे ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस, दे पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स बट डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। मतलब इंडिया के पास, इंडिया हु इज एन ऑब्जर्वर टू द आर्कटिक काउंसिल, they can participate in the meeting but they do not have the voting rights on the Arctic Council. A permanent Arctic Council secretariat जो है ट्रॉम्सो न्यूजीलैंड, नॉर्वे में है, सॉरी नॉट न्यूजीलैंड, ट्रॉम्सो नॉर्वे में।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटरैक्शन अमंग द आर्कटिक स्टेट और इंडिजिनस कम्युनिटी प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द आर्कटिक को प्रमोट करना, एंड एक्सक्लूड द मैटर्स रिलेटेड टू मिलिट्री सिक्योरिटी। सो प्लीज रिमेंबर, आर्कटिक काउंसिल जो है वो एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करता है एनी मैटर्स रिलेटेड टू मिलिट्री सिक्योरिटी। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एनी आइडिया? Right now is it is important. Why? Because of Trump's bid to purchase Greenland. Okay. And India was granted observer status in the Arctic Council in May 2013. इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन जो है स्वालबार्ड, नॉर्वे में इसने बना रखा है। एपेक की बात करते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसको 1989 में कैनबरा में बनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया में। इट्स अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर्स का है, सिंगापुर में है। एंड इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट एंड ओपन डायलॉग्स एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। India is not a member of the APEC. So please remember this. Why it is not a member? Because membership 1998 के बाद बढ़ाया ही नहीं गया। Okay. So 1998 में फ्रोजन कर दिया गया मेंबर। So APEC का मेंबरशिप जो है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। So please remember this. IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। सो ये एबीन मॉरिशस में जो है, आईओआर जो है ये बना था आपका। इट्स अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज पे फोकस करता है। 23 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें आपका फ्रांस भी है और इंडिया भी है। फ्रांस क्यों है? बिकॉज रीयूनियन, याद है रीयूनियन आइलैंड? इट्स अ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है ना। की प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, सो इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। और ये इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है। और ये सागर के थ्रू, इस टाइप के, सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस टाइप के इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडियन ओशन रीजन में काम करता है। इंडिया का क्या ड्रीम है इंडियन ओशन रीजन में क्या बनना? इंडियन ओशन रीजन में कुछ बनना है उसको। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज है उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना। ठीक है, मतलब उनकी सिक्योरिटी का जो प्रोवाइडर है, इट शुड बी इंडिया, नॉट एनी अदर कंट्री। एमजीसी की बात करते हैं, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। इट्स अ सब रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। सो इंडिया और 5 आसियान मेंबर स्टेट्स जो है, जो कि मेकॉन्ग रिवर बेसिन में, तो गंगा मेकॉन्ग, गंगा कंट्री कौन हो गया आपका? इंडिया हो गया। और मेकॉन्ग कंट्रीज जो मेकॉन्ग रिवर है वो उसमें कंबोडिया, लाओ, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। सो ये बेसिकली एक, आप ऐसे कह सकते हो, सब रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है टू एनहांस कोऑपरेशन इन कोर 4 कोर एरियाज: टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका की फीचर क्या है? emphasizes connectivity, cultural ties and development cooperation between India and the Mekong sub-region countries. And India is a founding member and a key driver of the MGC initiative. CSTO की बात करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसटीओ जो है 1992 में जो है इसको साइन किया गया था, और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन 2002 में बना था। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस इन यूरेशिया। तो ये आप ऐसे कह सकते हो, सीएसटीओ जो है एक तरीके से नॉट एग्जैक्टली वॉर्सो पैक्ट का सक्सेसर है, बिकॉज वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया था कब? जब यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ, तो वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। तो सीएसटीओ जो है रशिया जो है उसने बनाया था विद द यूरेशियन कंट्रीज, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। इसमें एक कंट्री मिसिंग है। कोई ऐसी कंट्री इसमें मिसिंग है जो आपको नहीं दिख रही है? इसमें उज्बेकिस्तान नहीं है और तुर्कमेनिस्तान नहीं। ओके। सो तुर्कमेनिस्तान जो है ना, वो किसी में रहती नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नहीं रहती है, बिकॉज इट हैज न्यूट्रल पोजिशन। मैंने लास्ट ईयर, आई थिंक, यस, लास्ट ईयर भी हमने इस पे डिस्कशन किया था कि जो, यस, एससीओ में भी नहीं है इस वजह से।
शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इसलिए नहीं है बिकॉज न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन करती है, न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो देखती है। सो इसमें आप देख सकते हो कौन कौन है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और ताजिकिस्तान। अजरबैजान भी नहीं है, आर्मेनिया है। टू स्ट्रेंथन पीस एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी इन द यूरेशियन रीजन एंड द इंटरनेशनल रीजन, तो इसमें एक आर्टिकल 4 है जिसमें सीएसटीओ क्या कहता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी स्टेट्स की अग्रेशन अगेंस्ट वन मेंबर स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज अग्रेशन अगेंस्ट ऑल मेंबर स्टेट्स। अब ये फनी है कि नहीं? इज इट नॉट सिमिलर टू आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो? जैसे आर्टिकल 5 है नेटो का, उसी तरीके से आर्टिकल 4 है सीएसटीओ का। ये फनी इसलिए भी है, ये फनी इसलिए भी है कि जब आर्मेनिया पे अजरबैजान ने अटैक कर दिया था तो रशिया जो है वो नहीं आया उसके फेवर में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अब हम बात करते हैं एनपीटी के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट एनपीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की ट्रीटी है, and it was signed in 1968 and it entered into force on March 5, 1970. It's a landmark legally binding multilateral treaty। हेडक्वार्टर्स नहीं एप्लीकेबल है। ये जो है आपका रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डिपॉजिटरी गवर्नमेंट की तरह काम करती है। आईएईए जो है वो वेरिफिकेशन करता है। अगर आपने एनपीटी साइन किया है तो क्या आप अध्ययन कर रहे हैं, उसको कौन वेरीफाई करेगा? आईएईए विल बी वेरीफाइंग इट। ओके, और यूएन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट जो है वो उसको सपोर्ट करता है, रिव्यू कॉन्फ्रेंस को। और नियर यूनिवर्सल अधेरेंस है, 191 पार्टीज का अधेरेंस है, जिसमें से इंडिया इज नॉट ए पार्टी। ओके, ईरान पार्टी है क्या एनपीटी का? इज ईरान ए पार्टी टू द एनपीटी? द आंसर इज यस। ईरान शाह के टाइम में साइन किया था उन्होंने, ईरानियंस ने शाह के टाइम में साइन किया था। ओके, यस। सो एनपीटी जो है, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द एनपीटी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एनपीटी का? नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें जो है आईएईए सेफगार्ड्स है। सो जितने भी इनके पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज है वो आईएईए को आपको दिखाना पड़ेगा कि सही में पीसफुल है कि नहीं। ओके, ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? ऑलराइट। And India has a India specific safeguard agreement with IAEA which covers its civilian nuclear facility after the 2008 US India सिविल न्यूक्लियर डील। सो सिविल न्यूक्लियर डील के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो यूरेनियम हम बाहर से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें हम आईएईए सेफगार्ड जो है हम दिखाते हैं आईएए को, आप आइए देखिए, हम जो है मिलिट्री यूज के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। सो ये 1974 में इसको लंदन क्लब के नाम से इनफॉर्मली बोला जाता है। और इनिशियली जो है ये क्यों बनाया गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। सो स्माइलिंग बुद्धा जो है, याद है इंदिरा गांधी के समय स्माइलिंग बुद्धा जो है इन्होंने टेस्ट किया था 1974 में, तो इंडिया के जो टेस्ट है उसके अगेंस्ट ये एनएसजी बनाया गया था। इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हु ऑपरेट एज एन इनफॉर्मल वॉलेंटरी कंसेंसस बेस्ड मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम। इसमें 48 गवर्नमेंट्स हैं और मेंबरशिप जो है उसमें आपको एनपीटी अधेरेंस या इक्विवेलेंट कमिटमेंट्स करना पड़ता है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। और जापान का जो परमानेंट मिशन है वियना में, इट सर्व एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट एम्स टू इंश्योर न्यूक्लियर ट्रेड इज ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। अगर आप यूरेनियम किसी को बेच रहे हैं तो दैट यूरेनियम शुड बी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, नॉट टू बी इनरिच्ड फॉर वेपन्स। ओके, एंड इट रिक्वायर्स फुल स्कोप आईएईए सेफगार्ड एज अ कंडीशन फॉर सप्लाइंग स्पेसिफाइड न्यूक्लियर आइटम्स। और मेंबर्स जो है वॉलंटरली हार्मोनाइज देयर नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज बेस्ड ऑन द एनएसजी गाइडलाइंस। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंडिया मेंबर बनना चाह रहा था कि नहीं?
इंडिया मेंबर बनना चाह रहा था कि नहीं? इंडिया मेंबर बनना चाह रहा था, उसको चाइना ने ब्लॉक कर दिया। वाई? बिकॉज अगर एक भी मेंबर मना कर देता है, अगर एक भी मेंबर मना कर देता है, सो यू कैन नॉट एंटर द एनएसजी। लेकिन एनएसजी से हमें वेवर मिल गया, इट इज एज गुड एज बीइंग इन द एनएसजी। हम ऑल दो एनएसजी के अंदर नहीं हैं बिकॉज ऑफ चाइनाज ब्लॉकिंग, लेकिन हम जो है वी हैव गॉट अ क्लीन वेवर फ्रॉम द एनएसजी गाइडलाइंस इन 2008। हम वासेनार अग्रीमेंट की बात करते हैं। सो वासेनार अग्रीमेंट जो है, दिस इज बेसिकली कन्वेंशनल आर्म्स से रिलेटेड है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू नॉन दिस इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर आर्म्स। दिस इज रिलेटेड टू कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। और ये 1996 में बनाया गया था। और ये किसको सक्सीड कर रहा था? कोकॉम को। व्हाट इज कोकॉम? कोल्ड वॉर एरा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। और ये क्या है? इट्स अ वॉलेंट्री मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम विच फोकसेस ऑन कन्वेंशनल आर्म। कन्वेंशनल आर्म्स क्या होता है? नॉन न्यूक्लियर आर्म्स, जैसे आपका क्या हो गया? आर्टिलरी शेल्स, ओके, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, बॉम्ब्स, है ना, ये सारी म्यूनिशंस, ये सारी चीजें। तो क्या कन्वेंशनल वेपन्स में भी कुछ है ऐसा जो प्रॉब्लमैटिक है? क्लस्टर म्यूनिशन सुना है आपने? क्लस्टर म्यूनिशन, नॉट केमिकल, केमिकल तो ओपीसीडब्ल्यू हो गया। क्लस्टर म्यूनिशंस। सो क्लस्टर म्यूनिशन इज वेरी डेडली। ओके, ये क्या करता है कि आपके एक पूरे एरिया को खत्म कर देता है। ओके, तो उससे क्या होता है? सिविलियन कैजुअलिटीज जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल यूज गुड टेक्नोलॉजी जो है उसके अक्यूमुलेशन, एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना। And it maintains and regularly updates detailed control list of items, कौन कौन से जो चीजें हैं नहीं देनी है। अब आपने क्लस्टर म्यूनिशन किसी ऐसी कंट्री को दे दिया जिसपे वो जिसको वो सिविलियंस पे यूज कर रहा है, सो प्रॉब्लमैटिक है। ओके, इंडिया बिकेम 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ द वासेनार अग्रीमेंट इन दिसंबर 2017। ओके, तो 2017 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। हमने बहुत सारे एमटीसीआर हमने ज्वाइन किया, वासेनार अग्रीमेंट हमने ज्वाइन किया, है ना। सो ये सारी चीजें हमने ज्वाइन की। एनएसजी भी ज्वाइन करना चाहते थे, चाइना ने ब्लॉक कर दिया था। एमटीसीआर जो है 1987 में G7 कंट्रीज ने बनाया था। इट्स एन इनफॉर्मल एंड वॉलेंट्री पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम, जो कि मिसाइल्स के लिए which is capable of delivering weapons of mass destruction. ओके, सो यस, एमटीसीआर हम क्यों ज्वाइन करना चाह रहे थे? बिकॉज उसके बिना हमें रशिया से कॉपरेशन नहीं मिलता लार्ज। ओके, एक सेट लिमिट है। ओके, एमटीसीआर आप ऐसे समझो कि रशिया हमें टेक देना चाह रहा था, लेकिन एमटीसीआर की वजह से हमें एक सर्टेन रेंज के आगे वो टेक नहीं दे सकता था। ठीक है, तो इसीलिए हम एमटीसीआर के मेंबर बन गए। और ये जो एमटीसीआर है इसमें 35 पार्टनर कंट्रीज हैं। और इट लिमिट्स द रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल, by controlling exports of goods and technologies that can contribute as delivery system। तो एमटीसीआर किस पे? डिलीवरी सिस्टम पे काम करता है, जो वेपन्स को डिलीवर कर सकता है, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल को। इंडिया जो है इट बिकेम्स द 35th member in 2016, and it focuses specifically on the systems capable of delivering a payload of at least 500 kg over a range of at least 300 kilometers। सो ये इंपॉर्टेंट है, 300 किलोमीटर वाला जो रेंज है हमें रशिया नहीं दे सकता था बिकॉज ऑफ एमटीसीआर। फिर हम मेंबर बने और उसके बाद जो है थिंग्स बिकेम इजी। डिलीवरी सिस्टम, एमटीसीआर जो है वो वेपन्स डिलीवरी सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, मेंबरशिप जो है इट फैसिलिटेट्स इंडियाज एक्सेस टू सर्टेन हाई टेक्नोलॉजी आइटम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स स्पेस प्रोग्राम एंड डिफेंस आर एंड डी। तो ब्रह्मोस के लिए इंपॉर्टेंट था, रशिया से हम कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन रशिया फुल कोऑपरेशन नहीं कर सकता। यस, डिलीवरी सिस्टम पे मतलब डिलीवर आप कैसे करोगे? मान लो कि पाकिस्तान को आपको कुछ मारना है, तो आप मिसाइल से मारोगे ना। मिसाइल इज द डिलीवरी सिस्टम ऑफ योर एक्सप्लोजिव्स। ओके,
आईईए के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1973 ऑयल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में बना था। ऑयल क्राइसिस क्यों हुआ था? बिकॉज इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ था, और यूएस ने जो है इसराइल को सपोर्ट किया था। तो जितनी भी अरब कंट्रीज है विच वेर ऑयल रिच, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था, तो जिसकी वजह से एक एनर्जी क्राइसिस बन चुका था। और ये ओईसीडी फ्रेमवर्क के अंडर आता है। इट्स एन autonomous intergovernmental organization which is linked to the OECD। ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। एंड मेंबरशिप इज ओपन टू ओईसीडी मेंबर्स। इंडिया जो है एक एसोसिएशन कंट्री है, ऑब्वियसली ओईसीडी का मेंबर नहीं है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर नहीं बन सकता है। ओके। आईएसए की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। It was launched jointly by India and France during the United Nations Climate Change Conference COP21 पेरिस में। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। और मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। पहले क्या था? इनिशियली जो है ट्रॉपिक्स जो थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कंट्री जिनको सनशाइन कंट्री कहते थे, उन्हीं के लिए अलाउड था। बाद में जो है उसको एक्सटेंड करके यूनिवर्सल कर दिया गया, कोई भी कंट्री जो है इसकी पार्ट हो सकती है। टू प्रमोट द एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एड्रेस की चैलेंजेस टू स्केल अप सोलर एनर्जी, $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट फॉर सोलर एनर्जी बाय 2030 बनाना। टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ओसोवॉग। What is OSOWOG? I hope everybody has heard about this. This is the vision of one sun, one world, one grid। मतलब यहां पर जैसे इंडिया के पास बहुत एक्सेस पावर है। अब देखिए सोलर में एक प्रॉब्लम आती है ना, कि सोलर का पावर वेस्ट हो जाता है। तो जैसे अगर इंडिया के पास एक्सेस पावर है तो क्या करेगा? बांग्लादेश को दे देगा। एक ग्रिड, एक ही ग्रिड से पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, सोलर ग्रिड से। सो एक्सेस सोलर कंट्रीज जो है डेफिशिएंट सोलर कंट्रीज को पावर दे रही। ठीक है, ऑलराइट। और ये जो है एलडीसी, लीस्ट डेवलप कंट्री, और सिड, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पे फोकस करता है। एंड इंडिया इज द होस्ट कंट्री along with France, and it is the co-founder and driving force behind the ISA। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्यों बना था? ईरान इराक वॉर के समय जो है इराकीज दे हैड स्टार्टेड टू यूज केमिकल वेपन्स अगेंस्ट द इरानियंस। ओके। सो जो केमिकल वेपन्स का यूज हुआ था उसी में ऑस्ट्रेलिया को खराब लगा, तो इसने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया। एक इनफॉर्मल फोरम है जो बेसिकली काम करता है केमिकल वेपन्स पे। एंड द मेंबर्स आर टिपिकली स्टेट्स दैट possess द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस केमिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल फॉर केमिकल वेपन्स। और CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है उस पे ये काम करता है, और एक कंट्रोल लिस्ट बनाता है कि आप क्या क्या यूज नहीं कर सकते। इंडिया जो है इट बिकेम द 43rd पार्टिसिपेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इन जनवरी 2018। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं, एक एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज 2020 में इन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट इनकी खूब बजाई थी जो है, बिकॉज एमनेस्टी जो है वो सबवर्शनिस्ट एक्टिविटी कर रहा था। ओके। एमनेस्टी क्या कर रहा था? सबवर्शनिस्ट एक्टिविटी कर रहा था। सो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको हरास करके भगा दिया यहाँ से। और एनजीओ जो है इट्स एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ। तो कहाँ भी इंटरनेशनल अगर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा एनजीओ, इट्स नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन एनजीओ। ओके। लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है, यूनाइटेड किंगडम में। और ये ह्यूमन राइट्स वगैरह वायलेशन पे रिसर्च करता है। देन यू हैव द ह्यूमन राइट्स वॉच, HRW। इसको हेलसिंकी वॉच भी कहते थे। अगेन इट्स एन इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। और ये भी जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करता है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में। और इसको नोबेल पीस प्राइज जो है 1997 में दिया गया था। वाई? बिकॉज इट वॉज अ की मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइन्स। तो लैंड माइन्स किधर इंपॉर्टेंट था? ये एक्चुअली जो है कंबोडिया जो है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ओके। कंबोडिया में, अफ्रीका में भी प्रॉब्लम था, लेकिन कंबोडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ओके। कंबोडिया में जो है एक आदमी था जिसका नाम था पोल पॉट। क्या नाम था उसका? पोल पॉट। ओके।
तो ये एक बहुत बड़ा इशू था उस समय कंबोडिया में। उन्होंने, यस, कंबोडिया में क्या किया था, बहुत सारे लैंड माइंस जो है वो बिछा दिए थे, जिसकी वजह से बच्चे जो है, यस, बच्चे जो हैं दे स्टार्टेड टू गेट किल्ड। ओके, सो कंबोडिया, अफ्रीका में भी बहुत सारे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम थी। अफगानिस्तान में ये प्रॉब्लम है ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सो ये जो है ये क्या काम करता है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, और ये बर्लिन जो है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो एक एनुअल टूल है इसका, और ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर उसको ये प्रोड्यूस करता है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ PYQ। ये क्या है, इट्स अ मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ऐसे कंट्रीज में जहां कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, डिजास्टर्स हो रहा है, एपिडेमिक्स हो रहा है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड रिलीजन। एंड इट डिलीवर्स इमरजेंसी मेडिकल एड ऑल्सो। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दैट इट सेज व्हाट इट सीज। बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सेज व्हाट इट सीज, मतलब अगर कोई डॉक्टर जा रहा है और उसने कुछ ऐसा देखा कि सम प्रॉब्लम इज हैपनिंग, सम डिनायल ऑफ सर्विस इज हैपनिंग, और सम एट्रोसिटीज इज हैपनिंग, सो ये एक से व्हाट यू सी करके इनका एक प्रिंसिपल है। तो वो ये करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये बेसिकली $2000 का स्टाइपेंड देते हैं, एंड डॉक्टर्स जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो इनके साथ काम कर सकते हैं। और बेसिकली बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो भी इनके साथ काम कर चुके हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये मॉर्गेस स्विट्जरलैंड में स्टैब्लिश हुआ था। इट्स अगेन अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है इसका बाइनियल मतलब हर 2 साल में एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करते हैं। ये कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट्स जो है उसको फंड और ऑपरेट करते हैं। और WWF इंडिया जो है एक प्रोमिनेंट इसका चैप्टर है WWF का। IUCN, अगेन इट्स 1948 में एक आप यूनिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बोथ गवर्नमेंट एंटिटीज और NGO साथ मिलके काम करते हैं। और इसके पास UN ऑब्जर्वर स्टेटस है। इट्स नॉट अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड आर्म, इट्स अ ऑब्जर्वर ओनली। और ये 1400 मेंबर कंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसमें रहते हैं, और 15,000 वॉलंटियर एक्सपर्ट्स हैं। इसके की फंक्शंस क्या हैं, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज ये करता है। ये आप सभी को याद होगा, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड वाला जो हमने डिस्कस किया था, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ये जो है की बायोडाइवर्सिटी एरिया, KBA करके वो भी करता है। और अभी जो है इसने थ्रेटेंड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स भी प्रोड्यूस किया है, जहां पर इकोसिस्टम जो थ्रेटेंड है उनके बारे में ये बता रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स अ मेंबर स्टेट ऑफ IUCN। देन यू हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये क्लाउस श्वाब ने बनाया था 1971 में एज द यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, एंड इट्स अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। तो आपको याद होगा, सब जाते रहते हैं, माथा टेकते हैं ये जितने भी चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे, जाते हैं ये स्विट्जरलैंड में, है ना, वहां पर। तो इट इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग लीडर्स फ्रॉम बिजनेस, पॉलिटिक्स, अकेडमिया एंड सिविल सोसाइटी। सो एक्टर्स वगैरह भी जाते हैं इंडिया से, है ना, स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह सब लोग जाते हैं। इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट रखता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, और ये कम्पिटिटिवनेस और रिपोर्ट और जेंडर गैप रिपोर्ट ये सारे रिपोर्ट पब्लिश करता है। UNFF, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, 2021 प्रीलिम्स का ये PYQ है। इट्स अ सब्सिडियरी बॉडी ऑफ UN इकोसॉक, और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन याद है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, इट वाज ए क्वेश्चन इन 2021 प्रीलिम्स। अगर आपने देखा होगा PYQ, तो 2021 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था, यस। सो मेंबरशिप इसका यूनिवर्सल है, एंड ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये क्या करता है, प्रमोट करता है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है उसका ये इंपॉर्टेंट है। एंड UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, UNSPF, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 2017 से 30 के बीच में चलेगा, तो उसके लिए भी जो है ये हेल्प करता है। एंड इट सर्व्स एज द प्राइमरी UN बॉडी फॉर डिस्कसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट और 6 ग्लोबल जो फॉरेस्ट गोल्स है उस पे काम करता है।
It also facilitates the implementation of UN Forest Instrument, that is a non-legally binding instrument on all types of forest. So please remember this, this is important. All types of forest इस पे ये काम करता है, और ये कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट पे काम करता है. व्हाट इज सीपीएफ? कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट. ये 15 मेजर फॉरेस्ट रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका एक आप कंसोर्शियम कह सकते हो, जिसमें फाओ, यूएनईपी, सीबीडी, आईयूसीएन, यूएनएफ ट्रिपल सी, वर्ल्ड बैंक, आईटीटीओ, ये सारे जो हैं आपके इसके मेंबर्स हैं. सो ये याद रखिएगा, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, अ वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ 15 मेजर फॉरेस्ट रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया जो है इट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ यूएनएफएफ एज अ यूनाइटेड नेशंस मेंबर. हम बात करते हैं ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पुअर्टी. दिस इज अ पीवाईक्यू, नॉट अ पीवाईक्यू, सॉरी, दिस इज अ करंट अफेयर्स. कंसोर्शियम मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ आते हैं तो दे फॉर्म अ कंसोर्शियम. It is launched as a major initiative by Brazil during its G20 presidency. तो इंडिया के बाद किसका आया था? ब्राजील का प्रेसिडेंसी आया था. और इंडिया के पहले किसका प्रेसिडेंसी था G20 में? इंडोनेशिया का था. ओके, सो इंडोनेशिया, इंडिया, देन ब्राजील. सो ब्राजील के समय में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वाज अनाउंस्ड. इट्स अ मल्टीलैटरल इनिशिएटिव proposed within the G20 framework. It is a practical cooperation mechanism for action against hunger and poverty. और SDG 1 that is no poverty and SDG 2 that is zero hunger, उस पे ये काम करेगा. हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में. ये बेसिकली सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी. ओएयू करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उससे ओ हट गया और एयू बच गया, अफ्रीकन यूनियन. सो ये जो है 2002 में बना था आपका, और इसमें बेसिकली सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. इसमें सारे ऑर्गेनाइज सॉरी सारे कंट्रीज होते हैं जो आपके अफ्रीका के सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है. एडिस अबाबा इथियोपिया में इसका हेडक्वार्टर्स है. और यहाँ पर एक चीज और होती है कि ये सस्पेंड भी कर सकते हैं मेंबरशिप. अगर कोई ऐसा कंट्री है जो सही से डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, तो अफ्रीकन यूनियन उसको सस्पेंड भी कर सकता है. ओके, ये तो इसके साथ एयू के साथ इसमें 55 मेंबर स्टेट्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं. टू अचीव ग्रेटर यूनिटी, कोहेशन एंड सॉलिडारिटी अमंग द अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर पीपल. इनका एजेंडा 2063 है. द अफ्रीका वी वांट एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ये इनका प्रोजेक्ट है, बनाना चाह रहे थे. इंडिया का डीप हिस्टोरिकल टाइज है अफ्रीकन नेशंस के साथ, एयू के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, और इंडिया ने ही हेल्प किया था G20 में एयू को मेंबर. तो अब हम G21 है, पता है ना आपको. वी आर नाउ G21 आफ्टर अफ्रीकन यूनियन हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ फुल मेंबर ऑफ G20. इसके साथ अफ्रीकन यूनियन के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी न्यूज में है, उसका नाम है इकोवास. याद है? सो इकोवास क्या है? इकोवास जो है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जो है उससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है. दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली अ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट. एक रीजनल 1975 में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना था ताकि वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में जितने भी आपके मेंबर स्टेट्स हैं उनमें कोऑपरेशन लाए. लेकिन यहां पर जो है, ओके, यहां पर जो है इनका एक मिलिट्री कोऑपरेशन भी है. इनका क्या है? मिलिट्री कोऑपरेशन भी है. टोटल 15 मेंबर. अब ये न्यूज में क्यों है? वाई इट वॉज इन द न्यूज? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो इसके स्टेट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है. इनको क्या किया गया है? इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है. ठीक है. सो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर मिलिट्री कू हुआ था. तो माली जो है, माली आप जानते हैं, माली द कैपिटल इज बमाको. सो माली में जहां पर तिम्बकतू, मानसा मूसा आपने सुना होगा. सो माली जो है इट वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द इकोवॉस, जहां पर मिलिट्री कूप हुआ था. फिर उसके बाद किसको कर दिया गया था? गिनी को. ओके, सो गिनी एंड माली, बोथ ऑफ देम दे वेर सस्पेंडेड. उसके बाद कौन सस्पेंड हुआ था? उसके बाद बुर्किना फासो सस्पेंड हो गया था, और फिर नाइजर सस्पेंड हो गया. अब ये चार कंट्री जो है
ये साथ मिलके जो है बोल रहे हैं कि हम जो है इकोवास को चैलेंज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस, यहां पर हुआ क्या, इकोवास के 15 मेंबर्स, इसमें से 4 मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ कूज। यहां पर क्या हुआ था, कू हुआ था, तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी उनको डिक्टेटर्स ने हरा दिया। अब ये जो 4 कंट्री है, बुर्किना फासो, गिनी, माली और नाइजर, दे आर थ्रेटनिंग द रेस्ट ऑफ द 11 कंट्रीज। उनको बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मारेंगे, और इकोवास वाले बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मारेंगे। तो एक दूसरे में जो है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो है लड़ाई कर रहे हैं। सो ये मैं कहाँ आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा मैपिंग में। अभी मैपिंग हमारा बाकी है, तो जब हम अफ्रीकन मैपिंग में जाएंगे उसमें जो पॉलिटिकल मैपिंग हुआ वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का। सो ये 2008 में पहला समिट था, अब तो ये थोड़ा सा इनएक्टिव हो चुका है। इट्स अ समिट लेवल एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज, एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो है ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रादर अ डायलॉग इनिशिएटिव। सो पहला इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट जो हुआ था आपका, IAFS, ये आपका हुआ था न्यू दिल्ली में। फिर सेकंड हुआ था एडिस अबाबा 2011 में। फिर 2015 हुआ था न्यू दिल्ली में। फिर एक फोर्थ होने वाला था जो 2020 के अराउंड होने वाला था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन अब फोर्थ समिट हैंग कर रहा है बैलेंस में, अब पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। सो एक तरीके से ये इनएक्टिव है। इनिशियली ऐसा कंसीव किया गया था कि हर 3 साल में होना है, लेकिन अब जो है ना इंडिया इंटरेस्टेड है ज्यादा, ना अफ्रीकन कंट्रीज इंटरेस्टेड है इसको आगे बढ़ाने में। Then you have the Outer Space Treaty. So this is the treaty on principles governing the activities of state in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial body. So India भी इसका मेंबर है। इसमें कहा क्या गया है कि आप जो है जितनी भी आउटर स्पेस एक्टिविटी करेंगे, इट विल बी बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, ओके, इट विल बी अ ग्लोबल कॉमन्स। और एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस जो है वो सिर्फ जो है मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया को कोई सैटेलाइट भेजना है तो किसी को परमिशन से, US की परमिशन लेनी नहीं है, हम सैटेलाइट भेज सकते हैं, लेकिन पीसफुल यूज के लिए हम भेज सकते हैं। एंड आउटर स्पेस इंक्लूड्स द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी, एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन। मतलब USA, रशिया, इस टाइप की कंट्री, चाइना क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जो है ये मेरा है मून, या ये सेलेस्टियल बॉडी मेरा है। सेलेस्टियल बॉडी इज बिलोंग्स टू द एंटायर ह्यूमन काइंड। स्टेट पार्टीज जो है, दे अंडरटेक नॉट टू प्लेस इन ऑर्बिट एनी ऑब्जेक्ट विच कैरीज न्यूक्लियर वेपन्स। सो न्यूक्लियर वेपन्स जो है स्पेस में आप नहीं डाल सकते आउटर स्पेस ट्रीटी के अंडर। एंड मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी शैल बी यूज्ड बाय ऑल स्टेट्स एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो पीसफुल पर्पसेस मैंने इससे मुझे वो याद आता है, एक मूवी थी ना, द डिक्टेटर, उसमें बोलता है ना, इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस। फिर वो हंसने लगता है। ओके, एस्ट्रोनॉट्स विल बी इनवॉइस। USA, रशिया, चाइना, आई एम नॉट श्योर। आउटर स्पेस ट्रीटी, ओके। सो इसमें जो है एस्ट्रोनॉट शैल बी रिगार्डेड एज एनवॉयज ऑफ मैनकाइंड एंड रेंडर्ड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ लड़ाई है तो अगर रशियन कॉस्मोनॉट्स को प्रॉब्लम है तो उनको आप स्ट्रैंड कर देंगे। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, दे विल बी इनवॉइस ऑफ मैनकाइंड, ओके। एंड स्टेट पार्टीज जो है, दे विल बेयर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल एक्टिविटीज। अगर कुछ भी आपके सैटेलाइट से प्रॉब्लम होगा, आपने सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट से प्रॉब्लम हुआ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A state party retains jurisdiction and control over its space objects and personnel, और ओनरशिप जो है ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स प्रेजेंस इन आउटर स्पेस। मतलब इंडिया का अगर स्पेस स्टेशन है तो वो इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और उसकी लाइबिलिटी भी इंडियन गवर्नमेंट की होगी। एंड इंडिया साइंड द आउटर स्पेस ट्रीटी इन 1967 एंड रैटिफाइड इट इन 1982। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है अभी न्यूज में था हाल फिलहाल में, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो है, तो स्टार्ट ट्रीटी जो है, दिस इज बिटवीन US एंड रशिया।
और यूएस और रशिया के बीच में आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, बिकॉज देयर वाज एन आर्म्स रेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो बोथ यूएस एंड रशिया दे स्टार्टेड टू रैक अप आर्म्स टू फाइट ईच अदर। एक दूसरे को जो है लड़ने के लिए उन्होंने आर्म्स जो है बनाने लगे। ओके, ऑल राइट। तो ये जो है, दिस इज समथिंग दैट दे वांटेड कि अब जो है हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, तो लेट अस रिड्यूस दैट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? establish verifiable limits on the numbers of deployed strategic nuclear warheads and their delivery system. सो यूएस इंस्पेक्टर्स होते हैं वो रशिया जाते हैं, रशियन इंस्पेक्टर्स होते हैं वो यूएस जाते हैं और देखते हैं कि कितना जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वहां पर है। यस, ऑन साइट इंस्पेक्शन, डेटा एक्सचेंज एंड नोटिफिकेशन, टेलीमेट्री एक्सचेंज। तो इसमें हुआ क्या था कि 1980s में जो यूएसएसआर है उसका एक मैल फंक्शन हो गया था। देयर वॉज ए मैल फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, जिसमें रेडार का मैल फंक्शन था जो दिखा रहा था कि मल्टीपल रॉकेट्स जो है यूएस से आ रहा था। तो जो आदमी था बैठा हुआ था, वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, ही सेड कि नहीं ये गलत है एंड हो सकता है दिस इज अ टेक्निकल ग्लिच। तो उसने आगे रिपोर्ट नहीं किया एंड इट वाज एक्चुअली अ टेक्निकल ग्लिच, नहीं तो क्या होता, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। ओके, ड्यूरेशन एंड स्टेटस एज ऑफ अप्रैल 2025 अगर हम देखें, तो ट्रीटी वाज इनिशियली सेट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 10 years अंटिल February 2021। फिर यूएस रशिया अग्रीड टू एक्सटेंड द ट्रीटी फॉर 5 years till 2026, बट रशिया देन अनाउंस्ड द सस्पेंशन of its participation in the New START treaty, okay, citing US policies and conflict in Ukraine। ओके, सो यूएस बोला कि यूएस जो है हमसे बहुत हॉस्टाइल है, इसीलिए हम जो है ये स्टार्ट ट्रीटी से हट रहे हैं, एंड नाउ वी विल नॉट अलाउ द यूएस इंस्पेक्टर्स टू इंस्पेक्ट आवर साइलोस। सीडीआरआई की बात करते हैं, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमारे टॉप जी मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया था यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में 2019 में। It's a multi-stakeholder global partnership which consists of national governments, United Nations agencies and programs, private sectors, multilateral development bank, वो सारे साथ आ रहे हैं, and it functions as a collaborative platform rather than a treaty-based organization। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली। सो दो हेडक्वार्टर्स हो गए, एक गुरुग्राम में आईएसए का हो गया और एक सीडीआरआई का न्यू दिल्ली में हो गया। और इसमें जो है मेंबरशिप में ओवर 30 कंट्रीज आर देयर, जिसमें आपका सिड्स कंट्रीज और वेरियस इनकम लेवल कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, लो एलडीसी, सारे कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसके साथ साथ सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी जिसमें यूएनडीपी, यूएनडीआरआर, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सारे मेंबर्स जो हैं और मेंबरशिप बढ़ते जा रहे हैं। और कोई है? आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सीडीआरआई हो गया है ना, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए। लाइफ, इट इज लाइफ स्कीम हो गया ना एक तरीके से, आप कह सकते हो लाइफ विल बी अ स्कीम जिसमें 1 बिलियन पीपल का लाइफस्टाइल चेंज करना है ना। दैट विल मोर लाइक अ स्कीम रादर देन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई विल से। ओके, सो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया इस पे काम कर रहा है। इसमें की फंक्शन क्या है सीडीआरआई में? डेवलप करना रिसर्च केस स्टडीज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें विच आर रेजिलिएंट टू डिफरेंट हजार्ड्स, publish flagship reports like the biennial report on global infrastructure resilience, capacity building, ये सारे काम करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज एक दूसरे में शेयर करना, हमने ये किया है तो आप भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका जो फॉर्मल नेम क्या है? कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, लेकिन इसको जो है इनफॉर्मली वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट्स एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विच इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन कस्टम्स मैटर। और इसका काम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। सो ये मल्टीपर्पस इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर है विच इज यूज्ड बाय द मेंबर एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ये करता क्या है? अब देखिए, कस्टम्स होता है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कस्टम्स होते हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी लाता है। जैसे याद है आईसीएओ शिकागो कन्वेंशन में हमने देखा था, हमने जो एटीआरस थे, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे, एटीसी थे, उनको हमने सिमिलरली ट्रेन करना है ताकि अगर पायलट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाए तो कंफ्यूज ना हो जाए।
उसी तरीके से यहाँ कस्टम्स जो है ना, हार्मोनाइज सिस्टम, हार्मनी लाना है किसमें, उसके सिस्टम में लाना है, कस्टम सिस्टम में। तो जिस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो सेम होना चाहिए अमंग द मेंबर कंट्रीज, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। देन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ कस्टम प्रोसीजर। सो एक कंट्री का कस्टम प्रोसीजर बहुत तगड़ा है, दूसरे कंट्री का बहुत लैक्स है। सो इससे जो है ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आप क्या करो कर रहे हो, उसको एक तरीके से हार्मोनाइजेशन ला रहे हो। और सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड बनाना है सप्लाई चेन और सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन का। और उसके तरीके से ये डब्ल्यूटीओ के साथ क्लोजली काम करता है। ओके, रूल्स ऑफ ओरिजिन इन्फोर्समेंट, आरुषा डिक्लेरेशन ऑन कस्टम्स इंटेग्रिटी। सो वेयर इज आरुषा? आरुषा डिक्लेरेशन जो है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू समथिंग एल्स। सो आरुषा जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ सिटी इन तानाजानिया। ये कहां पर है? ये आपका तानाजानिया में है। आरुषा डिक्लेरेशन ऑन कस्टम्स इंटेग्रिटी यहीं से आता है। तो आरुषा डिक्लेरेशन इज ऑल्सो, आई थिंक, ऑल्सो रिलेटेड टू ईस्ट अफ्रीकन, सम बहुत बड़े लीडर जो है, वहां का कोई लीडर था ईस्ट अफ्रीका, जिसने कुछ अपना बताया था कि कैसे पीस रखना है उस रीजन में। लेकिन उसके साथ साथ आरुषा डिक्लेरेशन इज ऑल्सो फॉर कस्टम्स इंटेग्रिटी। ओके, इंडिया जो है, इट्स अ मेंबर ऑफ द कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि अब जो इसको बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो सीबीआईसी जो है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द डब्ल्यूसीओ। And India is the contracting party to the Harmonized System Convention and it uses the Harmonized System nomenclature. So ये Harmonized System याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस। सो वी डिड अप्रोक्सीमेटली 100 टू IR ऑर्गेनाइजेशंस। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन मेरे ध्यान में आता है तो मैं आपको बता दूंगा, आई विल सेंड एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। लेकिन आई थिंक, ये मेरा मानना है कि दिस इज वेरी मच इनफ। हमने CA, PYQ और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। ये आपके GS2 में भी हेल्प करेगा। ये आपके GS2 में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। 102 IR ऑर्गेनाइजेशन वी हैव कंप्लीटेड। ओके, अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है, 5-6 अगर और कुछ इधर उधर से मुझे देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा एडिशनल डॉक्यूमेंट देके। बट वी हैव कंप्लीटेड।